वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस के अंदर। आई होप सब अच्छे होंगे और हमारे चैनल को पसंद कर रहे होंगे। तो अब मैग्नेटिज्म की उसी सीरीज़ के अंदर हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हम थ्योरेटिकल लेक्चर पहले ही फिनिश कर चुके हैं। तो कम टू द पॉइंट और शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स, जिसमें कि पहला न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है यहाँ पर। इफ़ अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q इज मूविंग विद द वेलोसिटी v along x axis and the magnetic field B is acting along the y-axis. To find the direction of force acting on it, use the expression F. उसने एक्सप्रेशन के लिए कहा है कि ये एक्सप्रेशन यूज करना है। सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो क्योंकि हमें पता है फोर्स का एक्सप्रेशन यही यूज करना है, तो F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। डायरेक्शंस के ऊपर उसने इंडिकेट कर रखा है, जो v की डायरेक्शन है, v वेक्टर को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो x की डायरेक्शन में तो v आई। इसी तरीके से दूसरा जो वेक्टर है b है, b की डायरेक्शन उसने क्या कही है, y एक्सिस, यानी कि b j। ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करते हैं। f इज इक्वल टू q, v की जगह हमने लिख दिया v i इंटू b j, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, वेरिएबल्स हैं, तो यानी कि हम v क्रॉस b लिख सकते हैं और i क्रॉस j, तो इनके बीच में इस तरह की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। f अगर हम देखें तो q v क्रॉस b i क्रॉस j पढ़ चुके हैं, दैट इज ऑरिजिनल वेक्टर है, i j इज इक्वल टू k के इक्वल होगा, दैट इज k। तो अब अगर आप देखें तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है q v b और डायरेक्शन क्या होगी, k होगी। और वैसे भी अगर चार्ज पार्टिकल, अगर यहाँ फोर्स की बात करते हैं तो क्या डायरेक्शन होगी, कैसे कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय v क्रॉस b। तो जो v क्रॉस b कौन सा प्लेन बना रहा है, दैट्स द j, दिस इज I, दिस इज J, इसके परपेंडिकुलर दैट इज K, इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा दैट इज K, तो जो डायरेक्शन होगी वो K होगी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम अब हम दूसरी वैरायटी पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैविंग इक्वल मोमेंटम एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द सर्कल through the direction of the field. Find the ratio of the radius of curvature or path of the particle. तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हालांकि हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनके जो चार्जेस है, जो उनके ऊपर जो एक तरीके से उनकी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है उनका जो चार्ज है वो इक्वल है। और क्योंकि हमें पता है कि किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये एप्लीकेशन कर चुके हैं, अगर हम एंटर कराएं तो ये हम जानते ही हैं, क्योंकि उसने कहा है कि सर्कुलर ट्रैक की रेडियस बता दी है, तो न एंटर करता है तो एक सर्कुलर रेडियस बनाएगा ही, ठीक है। लेकिन दो पार्टिकल अलग अलग हैं, तो क्या सेम रेडियस पे जाएंगे या अलग अलग पे जाएंगे, ये हमें चेक करना है। तो देखिए क्यू ड्यूट्रॉन इक्वल टू है क्यू प्रोटॉन। अब रेडियस का अगर फॉर्मूला देखें तो एक्सप्रेशन है mv²/r, सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कराएगा qvb, साइन थीटा होता है, लेकिन थीटा यहाँ क्या है, 90 डिग्री, इसीलिए दिस इज QVB। यहां से अगर रेडियस की बात करें तो दैट इज mv/qb, तो यह गया mv/qb। अब इसको r की कंपेयर करना है, क्योंकि क्या गिवन दिया हुआ, देखिए मासेस, अगर हम मासेस और वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं mv इज इक्वल टू p, मोमेंटम, तो r इज इक्वल टू p/qb, क्योंकि चार्ज अभी हमने कहा आइडेंटिकल है, और b क्या है, b क्योंकि वही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो r इज प्रोपोर्शनल टू p हो गया, और क्योंकि मोमेंटम भी उसने कह दिया सेम है तो r1/r2 इज इक्वल टू p1/p2, क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं तो देयर इज r1/r2 इक्वल टू 1/1। और अगर इसका जनरल फॉर्मूला लिखा जाए कि हमें नहीं पता पार्टिकल क्या है, किस वेलोसिटी से एंटर कर रहे हैं या क्या उनका मोमेंटम है, तो उसके लिए जनरलाइज फॉर्मूला है, और जो यहां से आपको दिख रहा है, तो पार्टिकल के हिसाब से अगर हम इसे देखें तो एक्सप्रेशन रहेगा r1/r2 इक्वल टू
मान लें मास अलग अलग है तो m1/m2 इंटू वी वेलोसिटी अलग है v1/v2, चार्ज अलग है दैट इज q2/q1, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो एक ही होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एक ही होगा तो जनरली ये फॉर्मूला आपका बनता है। अब इसमें पार्टिकल वाइज वो किस वेलोसिटी के रेशो से जा रहे हैं, मास का रेशो क्या है, चार्ज का रेशो क्या है, उस हिसाब से हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेंगे। तो ये वाली प्रॉब्लम आई थिंक क्लियर हो गई होगी। और रेडियस में भी हम देख रहे हैं कि एक ही रेडियस के ट्रैक पर जाएगा। हाँ, अगर बदल जाता, अगर फॉर एग्जांपल वो कह देता इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन और वेलोसिटी अलग है, वेलोसिटी का उसने कोई रेशो दे दिया, लेट मान लेते हैं v1/v2 का रेशो उसने दे दिया 1:2, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप देखते हो कि r इलेक्ट्रॉन r प्रोटॉन, और मासेस आपको पता ही है हैवियर, ये जो इलेक्ट्रॉन का मास है लाइटर होता है, प्रोटॉन का मास हैवियर होगा। यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी का रेशो उसने 1:2 दे दिया है, या वो कह देता है कि इक्वल वेलोसिटी से एंटर कर रहे हैं, तो फिर हमें चार्ज मास रेशो पे जाना पड़ेगा। तो फिलहाल हम अगर वेलोसिटी का रेशो वाले क्वेश्चन को देखें तो ये होगा, और क्योंकि चार्ज दोनों के आइडेंटिकल हैं, Q1 बराबर Q2 है, दोनों पे चार्ज सेम है, तो अगर आप देखेंगे तो दैट इज RE/RP का जो रेशो आएगा वो यहाँ पर, और मासेस में हम जानते हैं कि मास अगर हम इलेक्ट्रॉन का लिखें तो 9.1 × 10⁻31 डिवाइड बाई 1.67 × 10⁻27 और यहाँ पर 1/2। तो इस तरीके से हम रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर हम रेडियस कम ज़्यादा वाली बात करें तो किसकी रेडियस ज़्यादा होगी या कम होगी, तो वैसे भी पता कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से। तो यहाँ पर अगर हम बाकी चीज़ों को इग्नोर करें, जैसे वेलोसिटी को इग्नोर करें, मैग्नेटिक फील्ड को सेम मान ले, तो जो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल m/q है, उसमें अगर मास चार्ज रेशो किसी का ज़्यादा है तो दैट इज लार्ज रेडियस होगी। तो क्योंकि हम R, अगर आप बात करें कि मास चार्ज रेशो, तो जो मास चार्ज रेशो फॉर इलेक्ट्रॉन, मास चार्ज रेशो फॉर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लेस होगा किसके रिस्पेक्टिवली, मास चार्ज रेशो ऑफ प्रोटॉन। तो जिसका मास चार्ज रेशो ज्यादा है, तो मास चार्ज रेशो प्रोटॉन का ज्यादा है, तो प्रोटॉन का ज्यादा है, तो जो प्रोटॉन है वो लार्ज रेडियस ट्रैक को कवर अप करेगा। क्लियर? तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट वैरायटी प्रॉब्लम पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर AB कैरीज अ करंट I, a proton P travels with the speed V parallel to the wire at a distance D from it in a direction opposite to the current shown in a figure. What is the force experienced by the proton and what is the direction? अगर इसमें डायग्राम दे रखा है लेकिन नहीं भी दे रखा है तो हमें पता है कि D डिस्टेंस पर यहाँ ये डिस्टेंस D है और प्रोटोन है ये P पॉइंट प्रोटोन, ये नीचे ट्रेवल कर रहा है, डायरेक्शन जो है इसकी वेलोसिटी की ये है डाउनवर्ड V। ठीक है, वो पूछ रहा है कि डायरेक्शन क्या होगी और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा फोर्स का। तो देखिए, मैग्नीट्यूड अगर फोर्स का निकालना है तो हम जानते हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर लगने वाली फोर्स क्या होती है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ का क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इस स्ट्रेट वायर की वजह से होगा, जो कि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, थंब का हिसाब से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो डायरेक्शन जो है ये प्लेन के इनवर्ड है और प्लेन के इनवर्ड क्रॉस है और इसको हम माइनस के रिप्रेजेंट करेंगे। जो इनवर्ड होती है वो माइनस के, आउटवर्ड प्लस के। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें B = μ0I दैट इज 2πd इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, और क्योंकि डायरेक्शन क्या है -k, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आप दे रखा है। अब ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो अगर हम फोर्स की बात करें, चार पार्टिकल a force in uniform magnetic field, वो क्या होगा F = Q V × B।
यहाँ पर अगर हम वैल्यूज रखें F इज इक्वल टू Q एज इट इज, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और ये जो डायरेक्शन है ये वाली दैट इज -J। हमारे पास V की डायरेक्शन पता है, V की क्या है, V -J क्रॉस B की डायरेक्शन क्या है, D का एक्सप्रेशन ये रहा। तो म्यू नॉट I अपॉन 2πD माइनस K। तो F की अगर हम बात करें तो सारी वैल्यू जो मैग्नीट्यूड वैल्यूज है उसको एक तरफ ले लें, तो ये होगा QV इंटू म्यू नॉट I अपॉन 2πD। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें आप तो माइनस माइनस प्लस है और J क्रॉस K है। J क्रॉस K की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि I J एंड K, I J से क्रॉस होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो K आएगा, J की K से होगी दैट इज I आएगा। J की क्रॉस K के साथ करेंगे J क्रॉस K इक्वल टू I। ठीक है, यहाँ से F की वैल्यू जो आएगी, F इक्वल टू आ गया QV, या हम कह सकते हैं कि म्यू नॉट QVI अपॉन 2πD इंटू I। तो ये आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म है, ठीक है, और डायरेक्शन उसके साथ अटैच है। क्लियर? तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से ये अलग वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो है अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 1 मीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड द टोटल टर्न्स 1000 wound ऑन इट, carries a current of 5 ampere. Calculate the magnitude of the axial magnetic field inside a solenoid if an electron was moved with the speed of। दो क्वेश्चन है यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन खत्म हो जाता है आपका फर्स्ट, और उससे अगला है if an electron was moved with the speed of 10⁴ meter per second along the axis of this current carrying solenoid, what would be the force experienced by the electron। सबसे पहले तो सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। ये सोलेनॉइड है, उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट है, ठीक है, और यहां पर जो इसकी रेडियस है ये वाली, ये 1 सेंटीमीटर है, और यहां पर जो लेंथ है दैट इज 1 मीटर। नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो 1000 है। क्लियर? तो इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेशन देखें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, तो क्या होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। यहां पर N की अगर हम बात करें दैट इज N अपॉन L, तो यहां B इज इक्वल टू म्यू नॉट, N की वैल्यू आपको पता है 1000 टर्न्स है, 1 मीटर लेंथ है। I की वैल्यू जो दे रखी है उसने वो दे रखी है आपकी 5 एम्पियर, दिस इज 5। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 1000 इंटू 5। तो B की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो 5 20 पाई इंटू 10⁻³ पावर यहाँ से एडजस्ट हो जाएंगी, इट इज कॉल्ड -4 टेस्ला। तो ये वैल्यू आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की आ गई। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो भाई पाई की वैल्यू हम जानते हैं कि भाई 3.14 होती है 10⁻⁴। जब उसको और सिंप्लीफाई करेंगे ये जो वैल्यू हमारी है मल्टीप्लाई कर दिए, 4 × 8 2 6, तो 2 पॉइंट और यहाँ पर एक 0 आ जाएगी, तो यहाँ पर 2 पॉइंट बाद यहाँ पर ये लगा दिया हमने 10⁻⁴ टेस्ला है ये टेस्ला। तो B की वैल्यू आ गई 6.2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपका एग्जिस्ट कर रहा है इनसाइड द सोलेनॉइड, और मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा आपका, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब क्या कह रहा है वो, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, वो कह रहा है along if an electron was moved with the speed of 10⁻⁴ meter along the axis of this current carrying solenoid, what would be the force experienced by the electron। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा। जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स कितनी लगती है, फोर्स इज इक्वल टू या
F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। यहां अगर आप बात करें तो F इक्वल टू, क्योंकि चार्ज पार्टिकल कैसा है, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम माइनस की बात करें तो माइनस आ गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वी बी साइन थीटा। तो अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और उसका मोशन अलोंग द करंट है, तो क्योंकि ये माइनस की बात हो रही है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इनके बीच में जो एंगल है चार्ज पार्टिकल के मोशन में और ये वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, ऐसा समझिए कि नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, वेलोसिटी की कंपोनेंट के बीच में अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? मैग्नेटिक फील्ड इधर है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, लेकिन माइनस साइन को अगर हम देखें तो इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगी। तो यानी कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अगर देखें तो v की जो डायरेक्शन है ये v है, तो v की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, तो वेलोसिटी ये हो गई, ठीक, क्योंकि अलोंग जा रहा है, लेकिन माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि v माइनस आई। तो v माइनस आई के रिस्पेक्टिवली अगर हम इसको ले लें तो F इज इक्वल टू ई वी बी साइन थीटा की अगर हम बात करें तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर जो है उस वेलोसिटी की वो भी इधर है, तो थीटा है जीरो हो गया। तो इस केस में जीरो हो गया, F इज इक्वल टू जीरो हो गया। और वैसे भी अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो फिर थीटा क्या हो जाता? थीटा हो जाता 180, और 180 हो जाता तो उस केस में भी F जीरो हो जाता। इसका मतलब ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आप इसको डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल किसी चार्ज पार्टिकल को अगर एंटर कराते हैं तो उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होती है वो जीरो होती है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की पैरेलल और एंटी पैरेलल में कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी वेलोसिटी से एंटर करे तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। क्लियर? अब न्यूमेरिकल की नेक्स्ट वैरायटी पे चलते हैं। चलिए, ये जो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसको आप एक बार देखिए ध्यान से। टू स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स है, फर्स्ट एंड सेकंड, इसको हमने फर्स्ट माना है, इसको हम सेकंड माना है, ठीक है। और इक्वली करंट्स है, प्लेस है, आइडेंटिकल है, ठीक है, ज्योमेट्रिकली एक्सिस परपेंडिकुलर है दोनों के एक दूसरे से, फिगर में शो कर रखा है। उसने पूछा फाइंड द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट पॉइंट O। तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली है, जो शेडेड पोर्शन है उस तरफ का है, ये वाला शेडेड पोर्शन इस तरीके से, ये शेडेड पोर्शन ये वाला, यानी कि करंट ऐसे जा रही है। ऊपर वाले में ध्यान से देखो तो करंट ऐसे जा रही है, ऐसे शेडेड ऐसे जा रही है। तो एक ऐसे रखा है और एक ऐसे रखा हुआ, तो इस तरीके से रखा हुआ। अगर हम इसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो लूप में हम इस तरीके से राइट एंड थंब रूल लगाएंगे, तो हम इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ही हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे B1, इसका मैग्नेटिक फील्ड देखें तो पड़ जाएगा दैट इज B2। ये 90 है तो ये भी 90 है, ठीक है। तो इसमें रिजल्टेंट की अगर हम बात करें तो रिजल्टेंट पे चाहे करंट की डायरेक्शन कुछ भी कर दें यहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर करंट की डायरेक्शन अभी फिलहाल हमारे पास ये है तो रिजल्टेंट यहाँ आएगा। अगर हम करंट की डायरेक्शन ऐसे कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया एक का, और एक का अपवर्ड हो गया एक डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट इधर आएगा। अगर हम इसकी डायरेक्शन बदल दें तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ चला गया, एक रिजल्टेंट इधर आएगा, एक रिजल्टेंट। तो कुल मिला के रिजल्टेंट की डायरेक्शन बार बार बदलेगी, लेकिन ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट, बट उसकी जो मैग्नेटिक वैल्यू है वो नहीं बदलेगी, ठीक। तो अगर हम यहाँ देखें इस वाले केस के अंदर, तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसकी अगर हम बात करें तो वेक्टर वाली प्रॉब्लम लगाते हैं, दो वेक्टर हैं और 90 पे काम कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर B इज इक्वल टू होगा अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2 B1 B2 कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे 90 है, जीरो देगी टर्म्स, तो B इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट, या B रिजल्टेंट आ जाएगा अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ये तब है जब अगर आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ आइडेंटिकल क्या रखा है। तो आइडेंटिकल के केस में क्या होगा कि B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B, वैल्यू यहाँ जब पुट करेंगे तो B रिजल्टेंट जो आएगा इट इज अंडर रूट B का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। इट मीन्स B रिजल्टेंट इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 2B। दिस इज द मैग्नीट्यूड। और क्योंकि ये कॉइल से, तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके एक्सिस पर B इज इक्वल टू म्यू नॉट
एन आई ए स्क्वायर अपॉन, क्योंकि लूप है, अगर क्वालिटी एन होता क्योंकि लूप है तो एन नहीं होगा, एन इक्वल टू हो जाएगा 1, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। वैल्यू यहाँ रखेंगे तो बी रिजल्टेंट आपका आ गया √2 इंटू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पर अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, टेन थीटा निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा क्या कहेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू ये वाला इसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन, तो दैट इज b2 अपॉन b1, क्योंकि पता है हमें b2 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू b, दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू b अपॉन b, ये वैल्यू 1 हो गई, तो दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू 1, और टेन थीटा कब 1 होगा, 10:45 पे, तो यानी कि थीटा की वैल्यू हो गई 45 पे, यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये 45 पर इस डायरेक्शन में अप्लाइड होगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये हमारी लास्ट प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल की इस वीडियो की। नेक्स्ट वीडियो में मोर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आई होप सबको ये जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है क्लियर हो गई होंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।